नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत पूछे गए जितने भी पिछली परीक्षाओं में प्रश्न हैं उन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रयोगवाद से संबंधित पीवाईक्यू को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि विद सॉल्यूशन के साथ हम प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि एक तथ्य आपके सामने बार बार आए और आपकी अच्छे से रिवीजन होती रहे और तथ्यों की बार बार रिवीजन होने के कारण ही आप जो है परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ, अधिक से अधिक प्रश्नों को ठीक कर पाओ। इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं हम और आगे बढ़ाते हुए पीवाईक्यू की सीरीज को प्रयोगवाद से संबंधित पीवाईक्यू करने की कोशिश करेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफी मददगार साबित होगी, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या फिर जो है कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी हेल्पफुल रहेगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर एक हमारा है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। यह कथन किस बात से संबंधित है? तो आप सभी को पता है प्रयोगवाद जो है अपने आप में इष्ट नहीं वरन साधन है। यह कथन कहा गया है प्रयोगवाद के संबंध में। आगे बढ़ते हैं तो इससे संबंधित और अन्य जब तथ्य हम देखें तो अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इसका पूरा नाम ये है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है अज्ञे जी का पूरा नाम। तो अज्ञे जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इनके द्वारा ही यह कथन कहा गया है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वरन साध्य है, वरन जो है इष्ट नहीं वरन साधन है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? अज्ञे जी द्वारा कहा गया है। और प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरी तार सप्तक भूमिका में इन्होंने लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे न ही है, और प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। इस प्रकार का जो अगर कथन भी पूछ लिया जाए परीक्षा में तो अज्ञे जी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर दो में पूछा गया है अज्ञे का पूरा नाम। अभी हमने पढ़ा था सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य निम्नलिखित में से नहीं राहु का अन्वेषण करना था। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रयोगवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रयोगवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ हो ऐसा नहीं है। हाँ, अपने आप में पहले काव्य आंदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को हमने अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश, निराश कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का जो संघर्ष रहा और युग व्याप्त राजनीति सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ था। तार सप्तक की योजना फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई। जब प्रकाशन योजना सामने आई तब कहीं यह सोचा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तकों के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रयोगवाद जो है नई राहों का अन्वेषण माना जाता है। तो नई राहों का अन्वेषण किन को कहा जाता है, किन कवियों को कहा जाता है, तो ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। इसके आगे दिया गया है कि जो भूमिका में अज्ञे जी ने स्पष्ट किया है कि उनके संकलित कवियों की यानी कि एक चित्र होने का कारण ही यह है कि किसी एक स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं, अभी राही है
राही नहीं राहों के अन्वेषी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान रखने होते हैं, इसके बारे में क्या कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। ये जो है अज्ञे जी के अनुसार कहा गया है, प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य नहीं राहों का अन्वेषण है। तो ये भी अगर कथन में पूछ लिया जाए किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है अज्ञे जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डैश प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो अस्तित्ववाद ने जो है प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में जब प्रयुक्त होने लगी, तब सन 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नामक संकलन प्रकाशित हो गया। आरंभ में नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञे का एकाधिकार था। अज्ञे ने प्रयोग के आचार्यों की खटक गई। तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी, और नई कविता को प्रभावित करने वाली अस्तित्ववाद से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। सत्य और असत्य पर आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में पूछा क्या गया है? नहीं पूछा गया है, या है पूछा गया है, सत्य पूछा गया है, या असत्य पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो है इस प्रकार के प्रश्नों में गलती होने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो आपको एक एक तथ्य को, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके समझ करके उत्तर देना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है, प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। 1943 ईस्वी में जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तब से ही जो है प्रयोगवाद का जो है जन्म माना जाता है। ये बिल्कुल सही कथन दिया गया है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया है। ये कथन हमने अभी पढ़ा था। ये कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो ये अभी हमने पढ़ा था। ये कथन हो जाएगा हमारा गलत। असत्य आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप ही माना गया है। अभी हमने पढ़ा था अस्तित्ववाद का प्रभाव रहा है प्रयोगवाद पर। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। नई कविता नामक स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। अतः विकल्प जो है डी हमारा असत्य है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा दिया गया है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है। तो आपको पता ही है प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं है किस सप्तक में संग्रहित की गई है। तो तार सप्तक के अंतर्गत प्रयोगवादी कविताएं संग्रहित की गई है। तो देख लेते हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित है। तार सप्तक में 7 कवि शामिल है। प्रयोगवाद को प्रपदवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा भी दी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तथ्य पूछा जा सकता है। मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा प्रयोगवाद को किसने दी है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने। अज्ञे ने इसे राहों के अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद के कवियों को क्या कहा है अज्ञे जी ने? राहों के अन्वेषी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी जब हम देखें तो इसमें दिया गया है कि तार सप्तक यानी कि 1943 में जब तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तो तार सप्तक 1943 के जो कवि है, याद करने के क्या सूत्र है कौन कौन कवि तार सप्तक में आते हैं।
तो आपको देख लेना है कौन कौन से कवि आते हैं। याद करने का सूत्र यहाँ दिया गया है, अमुने गिरा प्रभा, यानी कि ऐसे हो गया अज्ञे, मुंह से हो गया मुक्तिबोध, ने से हो गया नेमिचंद्र जैन, और गी से हो गया गिरजा कुमार माथुर जी, और रा से हो गया रामविलास शर्मा जी, और प्रभा से हो गया प्रभाकर माचवे, और प्र से हो गया प्रभाकर माचवे, और भा से हो गया जो है यहाँ पर दिया गया है भारत भूषण अग्रवाल। इस प्रकार इन 3 शब्दों से ही आप जो है इन सप्तक के कवियों को याद कर सकते हो। तो सूत्र के अनुसार जब आप याद करोगे काफी आपको मदद मिलेगी याद करने में। तो दूसरे सप्तक जो कि कब आया 1951 में, उसको याद करने की ट्रिक क्या है, दूसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों को याद करने की जो हमारा सूत्र है, जो हमारी ट्रिक है, तो उसके किस आधार पर हम कर सकते हैं, तो सह भर सनद। तो 3 शब्द इसमें दिए गए हैं। तो सह से हो गया शमशेर बहादुर, ह से हो गया हरिनारायण व्यास जी, भा से हो गया जो है भवानी प्रसाद मिश्र, और रा से हो गया रघुवीर शाह जी, और ये श से हो गया शकुंतला माथुर जी, और ना से हो गया नरेश मेहता, और धा से हो गया धर्मवीर भारती। काफी आसान हो जाएगा आपको याद करने में। और जब आप कई बार जब इस सूत्र को पढ़ोगे और इन कवियों को पढ़ोगे, अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत आता है। क्योंकि एक प्रश्न जो है यहाँ से 4 सप्तक के कवियों से अवश्य ही पूछा जाता है। या तो ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कवि 4 सप्तक के अंतर्गत नहीं आता, या जो जो ये कवि जो है किस सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। आपको बार बार तथ्यों की रिवीजन करनी है और जो है प्रश्नों को याद करना है। तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि कौन है, ये आप देख सकते हो। 1959 ईस्वी में जो कवि आए तीसरे सप्तक के अंतर्गत, उनकी भी जो ट्रिक है, सूत्र है याद करने का, के कु की विपर सम। तो आपको ध्यान रखना है, के से केदारनाथ सिंह, कु से हो जाएगा कुंवर नारायण, की से हो जाएगा कीर्ति चौधरी, विजय जो वी से हो जाएगा विजय देव नारायण, प्र से हो जाएगा प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और सा से हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मा से हो जाएगा मदन वात्सायन। तो आपको ध्यान रखना है। चौथे सप्तक के कवि भी याद करने की ट्रिक हम देख लेते हैं, जो कि आया 1979 ईस्वी में। देख लेते हैं। श्री से हो जाएगा श्री राम शर्मा, और ऐसे हो जाएगा अवधेश कुमार, रा से हो जाएगा राजकुमार, सु से हो जाएगा सुमन राजे, और जो है रा से हो जाएगा राजेंद्र किशोर, शव से हो जाएगा स्वदेश भारतीय, और ना से हो जाएगा नंद किशोर आचार्य, यानी कि सिरु अरासुरा चौवन। तो इन शब्दों से जो है 3-3 शब्द दिए गए हैं सभी सप्तक के अंतर्गत। तो आपको इन सूत्र के माध्यम से आप जो है इनको बार बार रिवाइज करके, या कहीं आप नोटबुक के अंतर्गत लिख करके भी जो है आपको इनको जब बार बार आप पढ़ोगे तो सभी सप्तक के कवि आपको कंटेस्ट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो परीक्षा में आपको काफी मदद मिलेगी। अगर आप चाहो तो फिर से इन कवियों को जो है आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। 4 सप्तक के कवि, दूसरे सप्तक के कवि, तीसरे सप्तक के कवि और चौथे सप्तक के कवि। 4 सप्तक के कवियों के अंतर्गत आते हैं अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक के अंतर्गत कवि आते हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर साहू, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। और तीसरे और चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि है, तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं हमारे केदारनाथ सिंह और कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्सायन। और चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि है श्री राम शर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, और सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारतीय, नंद किशोर आचार्य। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अज्ञे कौन से वाद के कवि है, तो आपको पता ही है अज्ञे जो है प्रयोगवाद के कवि है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था, किसके द्वारा कहा गया? तो हमने पढ़ा ही था कथन के अंतर्गत। अज्ञे जी द्वारा ये कहा गया था कि जो है तार सप्तक के कवियों जो है प्रयोगवाद के जो कवि है हमारे तार सप्तक के, वे राहों के अन्वेषी हैं। आगे बढ़ते हैं, नई राहों के अन्वेषी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी मानी जाती है? तो तार सप्तक मानी जाती है। तार सप्तक नाम से उन्होंने पत्रिका निकाली थी। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो हर एक प्रकार के जो प्रश्न हमारे कहीं ना कहीं जब हम समझ के साथ तथ्यों को पढ़ लेते हैं तो वहीं से हमारे निकल कर आते हैं। तो आपको बार बार इसीलिए सभी प्रश्नों को बार बार रिवीजन करनी है, तथ्यों की भी बार बार रिवीजन करनी है, ताकि आपको जो है अधिक से अधिक प्रश्नों की समझ होती रहे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तो अभी हमने पढ़े थे तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि। तो इसमें जो है शमशेर बहादुर जी जो सिंह जो है तार सप्तक के अंतर्गत नहीं आते। गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, ये सभी तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, तो आपको ये भी देख लेना है कि अगर शमशेर बहादुर तार सप्तक के अंतर्गत कवि नहीं है, प्रयोगवाद के अंतर्गत कौन से सप्तक में आते हैं? तो ये आते हैं दूसरे सप्तक में, दूसरे सप्तक के कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, तार सप्तक में शामिल नहीं थे, कौन से कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। अज्ञे, मुक्तिबोध और नेमित चंद्र जैन तीनों के तीनों तार सप्तक के प्रमुख कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आपको पता ही है, दिनकर जी का नाम किसी भी सप्तक के अंतर्गत नहीं आता। प्रभाकर माचवे, भारत भूषण और नेमी चंद्र जैन जी तार सप्तक के प्रमुख कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं है वे हमें दूसरे सप्तक में मिलती है। दूसरे सप्तक के आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है। तो दूसरे सप्तक के अंतर्गत कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो दूसरे सप्तक में जो है मुक्तिबोध शामिल नहीं है, क्योंकि तार सप्तक में ये शामिल है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है कौन? कवि दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बता देना है। तो देख लेते हैं, इसमें जो है हमारे केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये दोनों कवि आते हैं हमारे तीसरे सप्तक के अंतर्गत। और नेमी चंद्र हमारे तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है, तार सप्तक। और ये आते हैं हमारे तीसरे सप्तक के केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। रघुवीर साय जो है हमारे दूसरे सप्तक में शामिल है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक कौन सी कवित्री शामिल नहीं थी? तो आपको बताना है, अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, या फिर जो है आगे दी गई है भाई, तो कवित्री का नाम और शकुंतला माथुर और सुमन राजे। तो आंसर हो जाएगा हमारा शकुंतला माथुर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि केदारनाथ सिंह इस सप्तक के कवि है। तो बार बार तथ्यों की जब रिवीजन होगी तो आपको याद रह जाएंगे कौन सा कवि से किस सप्तक के अंतर्गत है। तो हमने पढ़ा था केदारनाथ सिंह जो है हमें तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवियों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री है। चौथे सप्तक में के अंतर्गत कौन सी कवित्री शामिल है? तो ध्यान रखना है, तो आपको आंसर होगा हमारा कीर्ति चौधरी। सुमन राजे जो है
तीसरे सप्तक के चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाली कवित्री है। और ये कीर्ति चौधरी हमारी तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाली कवित्री है। और शकुंतला माथुर जो है हमारी दूसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाली कवित्री है। ये चौथे सप्तक के अंतर्गत आने वाली है। और तार सप्तक में जो है किसी भी कवित्री को शामिल नहीं किया गया। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि तार सप्तक में जो है कौन सी कवित्री शामिल है, तो कोई भी कवित्री शामिल नहीं है। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से जो है रघुवीर शाही हमने पढ़ा था दूसरा सप्तक का कवि, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल और नेमिचंद्र चंद्र जैन, ये सभी के सभी जो है तार सप्तक के कवि है। लेकिन रघुवीर शाही जी है जो है दूसरे सप्तक के कवि है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको पता ही है 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है, तो आपको पता ही है प्रयोगवाद की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आत्महत्या के विरुद्ध कविता का संकलन किस कवि ने किया, या आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा आत्महत्या के विरुद्ध जो प्रसिद्ध कविता है रघुवीर शाही जी की, जो कि दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता का संकलन रघुवीर शाही जी ने किया। ये आगे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के कवियों में शामिल है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें रघुवीर शाही जी की अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। कविता संग्रह है इनके सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था इत्यादि जो है रघुवीर शाही जी की प्रमुख कविता संग्रह है। कहानी है इनकी रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध है इनके दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी वे सॉरी भाई उबे हुए सुखी और वे नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, लहरें और तरंग अर्थात यथार्थ का अर्थ भंवर इत्यादि जो है इनके निबंध संग्रह है। अनुवाद है इनके द्वारा किया गया बर बर्नम वन शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद है। 3 हंगारी नाटक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कुआनो नदी जो है किस कविता संग्रह किस कवि की है, तो आपको ध्यान रखना है ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। आगे बढ़ते हैं कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनकी अन्य कविताएं जो अन्य प्रमुख रचनाएं है वो है काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द। और ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जब हम देखें सन 1943 ईस्वी में सन 1983 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें किस रचना पर मिला है, तो ध्यान रखना है खूंटियों पर टंगे लोग। कब 1983 ईस्वी में। उड़े हुए रंग जो है इनका उपन्यास है। सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने 2 लघु उपन्यास भी लिखे हैं। अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में इनकी कहानियां संकलित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बकरी जो है इनका नाटक है, जो कि काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा है परीक्षा की दृष्टि से। हर एक परीक्षाओं में आपको देखने के मिलेगा कि बकरी नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का ये प्रसिद्ध नाटक रहा है। काफी लोकप्रिय भी रहा है ये नाटक। बाल उपयोगी साहित्य में इनकी कृतियां भों भों, खो खो, लाख की नाक, कुत्ता का जूता और महंगों की टाई महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कुछ रंग कुछ कंद शीर्षक से इनका यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित हुआ है। जमशेद और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन भी इन्होंने किया है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुआउना नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? कुआउना नदी काव्य संग्रह के रचनाकार अभी हमने पढ़ा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी रहे हैं। तो देख लेते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करने की कोशिश करते हैं। काफी दिनों में जो है हमने क्लास ली है, तो अब उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद भी आ रही होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चलो, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त होता है? तो नकेनवाद जो है इनमें से किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त होता है? छायावाद के लिए नहीं, प्रगतिवाद के लिए नहीं, प्रयोगवाद के लिए भी नहीं। तो आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नकेनवाद का संबंध है परपद्यवाद से। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, प्रयोगवाद के भीतर ही परपद्यवाद या नकेनवाद भी पनपा है, लेकिन वह प्रयोगवाद की एक छोटी सी शाखा मात्र बनकर रह गया है। नकेनवाद बिहार में प्रचलित था। नकेन जो शब्द है ये 3 कवियों को मिला करके बनाया हुआ है, जिसमें शामिल है नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता के नामों का जो प्रथम अक्षर है उससे बनाया हुआ है ये नकेन शब्द। तो नकेनवादी 3 कवियों ने प्रयोग प्रश्योत्तरी में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया है। ये प्रयोगवाद को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है। तो कौन अग्रणी रहे हैं साहित्यिक नकेनवाद के? तो 3 कवियों को मिलाकर जो नकेन शब्द मिलाया गया है उन्हीं कवियों को हम देखेंगे। आंसर होगा हमारा नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो नकेनवाद से इनमें से जो है नरेश मेहता जी जुड़े हैं, साथ ही जो है केसरी कुमार का भी नाम आता है। तो एक और कवि होगा हमारा नलिन विलोचन शर्मा। तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों कवियों का। तो ये यहाँ पर प्रश्न ही गलत दिया गया है। तो यहाँ पर 2 कवि दिए गए हैं, तीसरा कवि जो है इनमें से एक कवि किसी और अन्य कवि को दिया जाना था, तो गलती से जो है 2 कवियों को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो प्रश्न को गलत कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रपद्यवाद से संबंधित कौन नहीं है? प्रयोग नारायण त्रिपाठी, क्योंकि तीनों का संबंध प्रपद्यवाद से है, इसी को नकेनवाद के नाम से जाना गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, घोर घनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? घोर घनिष्ठ व्यक्तिवाद जो है इनमें से प्रयोगवाद की प्रवृत्ति मानी गई है। आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं, प्रयोगवाद कविता की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं वे हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी है। समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण इनमें मिलता है प्रयोगवाद के अंतर्गत। घोर घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिता हमें देखने को मिलती है। विद्रोह का स्वर सुनाई देता है। लघु मानव की प्रतिष्ठा भी हमें देखने को मिलती है। अनास्थावादी और संशयात्मक स्वर भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही आस्था और भविष्य के प्रति विश्वास भी हमें प्रयोगवाद के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये सभी विशेषताएं, ये सभी प्रवृत्तियां प्रयोगवाद की रही है। परीक्षा में प्रवृत्तियों संबंधी भी एक प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किस वाद की जो है किस समय की क्या प्रवृत्ति रही है। तो सभी प्रवृत्तियों को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारी नई कविताओं से संबंधित PYQ, नई कविता से संबंधित प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में हम केवल प्रयोगवाद से संबंधित PYQ को ही कंप्लीट करते हुए आज की क्लास की हम कर लेते हैं समाप्ति। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी होगी नई कविता से संबंधित क्वेश्चन PYQ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। प्रश्नों की तथ्यों की बार बार रिवीजन के साथ जिस प्रकार से हम अपनी सीरीज को PYQ के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है आपके लिए परीक्षा में ये काफी
मददगार रहेगी। तो इसी तरह इस सीरीज को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। कुछ समय के लिए हमारी निरंतरता के साथ क्लास नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, माफी चाहूंगी। तो इसी तरह निरंतरता के साथ हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रश्नों को और अधिक प्रश्नों को करते हुए अपने संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को PYQ को हम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।